नमस्कार, मैं हूं आरती राय। गुरु स्थल के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे। और सुनाइए कैसे हैं? इसके पहले जो क्लास गई हमारी, उसमें मैंने आपको कुछ बातें बताई। क्या वह बातें समझ में आई? देखिए, नए तरीके से पढ़ाया हमने। जैसा कि कुछ लोगों ने मुझे सलाह भी दिया था कि मैं बोल दूं, समझा दूं, तो समझाने का कार्य मैंने किया था, ठीक, और बोल दिया। आप लोग आशा करती हूं कि सुन के लिख लेंगे, ठीक। समझ विकसित करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी टॉपिक के लिए, ठीक। तो आगे हम बढ़ते हैं। इसमें आज की जो हमारी क्लास होगी वह होगी ऋग्वैदिक काल का समाज। हम यहाँ ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति की बात करेंगे, ठीक है ना। सामाजिक स्थिति, ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति। आपको हमने पहले भी बताया कि आर्य की जो संस्कृति थी वह कैसी थी? अर्ध यायावर थे, चारागाह प्रकार के लोग थे। ये लोग यूरोप से ईरान से अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए सप्त सिंधु क्षेत्र में प्रवेश किए। वहीं पर इन्होंने पहला अपना निवास स्थान बनाया। उसके बाद पूर्व की ओर आगे बढ़े, ठीक। ये सारी बातें हमने अगली वीडियो में आपको समझा दिया था, ठीक। तो इस आर्यों का समाज कैसा था, थोड़ा हम समाज पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, समाज आर्यों का, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का समाज कैसा था? समाज की सामाजिक संरचना का आधार क्या था, ठीक। ऋग्वैदिक आर्य जो थे, इनका जो सामाजिक आधार क्या था भाई? जन्ममूलक, ठीक, कौटुंबिक, रिश्तेदारी, गोत्र मूलक, ठीक। ये लोग कबीलाओं में रहते थे। कबीलाई प्रकार की इनकी सामाजिक संरचना थी, ठीक। एक कबीले में एक टाइप के लोग रहते थे। यानी कि देखिए, हमने ये बताया कि यूरोप से जब ये चले तो भारोपीय वर्ग की एक भाषा, जो संस्कृत होती है, ये बोलने वाले लोग थे सामूहिक रूप से। लेकिन इसमें अलग अलग शाखा थी, तो मतलब कि अलग अलग कबीला था, ठीक। अलग अलग कबीला था। एक जैसे एक कबीले में लोग रहते थे, अर्थात कि इस समय जैसे एक जाति के लोग एक ही समुदाय के कहे जाते हैं ना, एक जाति के कि ये फला जाति का, ये फला। और जब वही कई सारी जातियाँ अगर धार्मिक रूप से जिस धर्म को मानती हों, तो वो क्या होता है उनका एक, जैसे हम लोग हिंदू धर्म के, हिंदू धर्म में अनेकों जातियाँ हैं, तो क्या हुआ भाई? हम जातियों में तो बटे हैं भाई। हमारी एकता क्या होगी? हमारे धर्म से, हम हिंदू धर्म के, तो हमारे में कई सारे। उसी तरीके से ये भाषाई आधार पर था, तो ये संस्कृत बोलने वाले थे, लेकिन अलग अलग कबीले के लोग थे। हमने थोड़ा समझाने की बात कही, आप लोग बुरा नहीं मानेंगे कि जात वाली बात कह रहे हैं, ठीक। तो देखिए, सामाजिक संरचना का आधार क्या था? कबीलाई संस्कृति वाले लोग थे। जो ऋग्वैदिक काल के आर्य थे वो कबीलाई संस्कृति वाले लोग थे। इनका जो संरचना कैसा था? रक्त संबंध, जन्म मूलक, गोत्र मूलक, कौटुंबिकता, रिश्तेदारी, इस तरीके की इनकी सामाजिक संरचना थी कि रक्त से जो संबंध बने वह एक ही कबीले वाले हैं भाई, एक परिवार से, कौटुंबिकता एक परिवार से। और एक ही गौशाला में जो लोग रहते थे, एक गौशाला में, भाई गाय की महत्व तो कुछ ज़्यादा है ना यहाँ पे। एक ही गौशाला में जो लोग रहते थे वह एक गोत्र के माने जाते थे। और संभवतः क्या निश्चित रूप से
गोत्र की भी बात यहीं से शुरू हुई है ना। एक गौशाला में जो लोग रहते एक गोत्र के कहे जाते, रिश्तेदारी नातेदारी ये सब एक साथ रहते थे, एक टाइप के। और समाज का जो स्वरूप था, समाज का स्वरूप कैसा था भाई? पुरुष प्रधान था। समाज का जो स्वरूप था वह पुरुष प्रधान था। और घर का सबसे बड़ा, घर का मुखिया पिता, अगर पिता नहीं है तो ज्येष्ठ पुत्र ही घर का मुखिया होता था। उस मुखिया को क्या कहते थे? वो जो परिवार का जो मुखिया होता था उसे कुलूप कहते थे। ठीक, समाज का स्वरूप पुरुष प्रधान पितृसत्तात्मक था। और इस जो कुलूप थे, जो परिवार का मुखिया था, इसके पास असीमित अधिकार थे। ये अपने संतानों को बेच भी सकता था, ये अपने घर के किसी भी सदस्य को कुछ भी कर सकता था। इसके पास असीमित अधिकार थे। ठीक, कहीं कहीं तो ऋग्वेद में ही आए हैं कुछ बातें हैं कि एक पिता अपने पुत्र की अंधे भी कर देता है, वगैरह वगैरह तमाम बातें। वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है। वैसे भी मैं बीच बीच में कुछ कुछ बातें ले आती हूँ। दरअसल मेरी ना बात पढ़ाने की जो तरीका है, मैं बहुत डीप अध्ययन करवाती हूँ, अंदर गहराई में जा कर के। इसलिए जब आप लोगों को मैं ना बड़ा छांटती हूँ कि क्या बताना चाहिए, मैं प्राचीन इतिहास ही ज़्यादातर पढ़ाती हूँ। ठीक, लेकिन ये मतलब नहीं कि मैं आधुनिक और मध्यकाल नहीं पढ़ाऊँगी। आप उसमें भी देखिएगा, मैं शानदार तरीके से पढ़ाऊँगी। ठीक, और कबीले के लोग देवताओं की प्रार्थना करते थे। फिर से सुन लीजिए, देखिए सामाजिक संरचना कैसी थी? कबीलाई संरचना थी। कबीले के रोग रूप में रहते थे। इनका जो रक्त संबंध, जन्म मूलक, गोत्र मूलक, कौटुंबिकता, रिश्तेदारी वाली, मतलब इनका परिवार था। और समाज का जो स्वरूप था पुरुष प्रधान था, पितृसत्तात्मक था। और जो परिवार का जो मुखिया था उसे कुलूप कहते थे। और इस कुलूप का सीमित अधिकार थे भाई, अपने परिवार के लिए कोई भी निर्णय ये ले सकता है, घर में अंदर आ सकता है, घर से बाहर भी भेज सकता है लोगों को, तमाम प्रकार की हरकत कर सकता है। ठीक, हरकत का मतलब कि अच्छी काम कर सकता है। ठीक है, तो कबीले के लोग जो है भाई पुरुष प्रधान था। अब यहाँ पर पुरुष प्रधान तो है, और ये जो कबीलाई जो समाज जो बस है और यहाँ भारत में भाई प्रसार कर रहे हैं, बस रहे हैं, तो क्या हो रहा है? यहाँ के स्थानीय मूल निवासियों से इनका युद्ध भी तो हो रहा है, संघर्ष है, युद्ध का बोलबाला था उस समय। तो इनको पुत्र की जरूरत थी, यानी कि ताकतवर, भाई युद्ध लड़ने के लिए किसी ताकतवर इंसान की ज़रूरत है, और वह पुत्र होता था। ऐसा नहीं, आज के दौर में अगर देखा जाए ऐसा नहीं कि महिलाएं नहीं हो। देखिए किसी चीज़ का अभ्यास वाली बात है। हाँ, एक मन की बात करें तो थोड़ा महिलाओं में दया भावना ज़्यादा होती है पुरुषों के मुकाबले। ठीक, और ये दया भावना ना माँ बनने के बाद ही आती। पहले वाली बात हम किसी को नहीं कहेंगे बहुत ज़्यादा उसके में दया भावना होगी। आप वह किसी से भी किसी क्षेत्र में भी वह जाए, आर्मी में, मिलिट्री में, कहीं भी नेवी में, तो वह भी बाकी लोगों की तरह ही कार्य एक लड़की कर सकती है। अब वो समय कुछ और था कि लोग घर गृहस्थी में लड़कियों को लगा दिया करते थे। अब समय बदल गया है ना। बाकी आप लोग समझते होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो उस समय जो है कबीले के लोग देवताओं की प्रार्थना करते थे। ठीक, देवताओं की समाज पितृसत्तात्मक था, पुरुष प्रधान था, और देवताओं की प्रार्थना करते थे पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति हो। ये जितने भी लोग थे, कबीलाई लोग, आर्य लोग, जब देवताओं की प्रार्थना करते थे ना, तो उस प्रार्थना में सिर्फ पुत्र प्राप्ति की कामना करते थे। हे प्रभु हमें पुत्र ही दो। क्यों? क्योंकि युद्ध लड़ना है ना, अपना प्रसार क्षेत्र बढ़ाना है। अब युद्ध में लड़ाई करने के लिए पुत्र की कामना करते थे, भगवान से मांगा करते थे, हे प्रभु पुत्र ही देना। लेकिन पुत्री के लिए कोई प्रार्थना नहीं होती थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं
कि उस समय लड़का लड़की में बहुत ज़्यादा भेद था, एक समानता थी, महिलाओं को भी आदर सम्मान था। अगर मैं उस प्राचीन काल से, उस समय से लेकर आज वर्तमान तक की मैं बात करूं तो महिलाओं की सबसे अच्छी स्थिति इसी ऋग्वैदिक काल में थी। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में थोड़ा ह्रास होता है, गिरावट आती, फिर धीरे धीरे गिरती ही जाती। आज देख रहे हैं कि महिलाओं के प्रति कुछ न कुछ एक अलग रवैया छोटे छोटे बच्चियों के साथ क्या हो जाता है। ठीक, बाकी आप समझदार हैं। तो पुत्री के लिए कोई प्रार्थना नहीं होता था उस समय भगवान से। ठीक, पुत्र के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग हुआ है। कहाँ पर? ऋग्वेद में प्रयोग हुआ है। पुत्र के लिए तनय तथा सुबीरा शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। सुबीरा वाली बातों प्रश्न आते भी है। ठीक, तनय तो तनय और तनयांग मतलब तो आप जानते हैं, तनय मतलब तुरंत लोग जान ही जानते हैं कि लड़का ही है, लेकिन सुबीरा एक अलग शब्द है। ठीक, सुबीरा याद रखिए, सुबीरा शब्द का प्रयोग हुआ है कहाँ? ऋग्वेद में। और पुत्री के लिए शब्द क्या है प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में? दुहिता तथा तनया। ठीक, इस दुहिता को याद रखिए। दुहिता, भाई ये त है, मिट जा रहा है, ठीक है ना। पुत्री के लिए दुहिता शब्द आया है ऋग्वेद में तथा तनया आया है, दुहिता एवं तनया। और पुत्र के लिए तनय तथा सुबीरा शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है। अब महिलाओं की स्थिति की हम बात करते हैं। अभी हमने बताया कि महिलाओं की स्थिति अपने भारत में, भारत देश की हम बात कर रहे हैं, उस प्राचीन काल से लेकर अब तक का जो सबसे अच्छी स्थिति थी ना, उस ऋग्वैदिक काल में थी। जरा हम महिलाओं की स्थिति की बात करते हैं। महिलाओं की स्थिति ऋग्वैदिक काल में काफ़ी अच्छी, बेहतर थी। ठीक, यहीं पर हमने समझाने के लिखा भी था, भारत में प्राचीन काल से अब तक की प्राचीन उस ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। उस समय इतनी अच्छी स्थिति थी कि शिक्षा के द्वार खुले हुए थे, शिक्षा के द्वार खुले हुए थे। बहुत सारी विदुषी भी हैं जिन्होंने उन विदुषियों ने सची, अपाला, घोषा, विश्ववरा, लोपामुद्रा और भी हैं जो ऋग्वेद मंत्रों की रचना की है, वो इसमें जोड़ा गया है। ठीक, तो शिक्षा के लिए महिलाओं का द्वार खुला था, वो पढ़ लिख सकती थी और आपको विदुषी भी मिल जाएंगी, है ना। तो उस समय महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी थी कि बाल विवाह नहीं होता था, सती प्रथा भी नहीं होता था। ठीक, पर्दा प्रथा भी नहीं था, दहेज प्रथा भी नहीं था। फिर से सुन लीजिए, बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा उस ऋग्वैदिक समाज में नहीं था। विधवा का पुनर्विवाह होता था। युद्ध में जब संघर्ष होता था, प्रशांत युद्ध में जिस महिला का पति मर जाता था, मृत्यु हो जाती थी भाई, तो वह क्या? विधवा हो जाती थी। तो विधवा का पुनर्विवाह होता था। अब विधवा का पुनर्विवाह क्यों होता था? क्योंकि उस महिला से पुत्र प्राप्त हो सके। ठीक, एक प्रकार से देखा जाए तो चाहे जितनी भी अच्छी स्थिति हम कह लें, फिर भी महिलाओं का खूब उस समय भी सदुपयोग हुआ। भाई एक समय था जब महिलाओं की दूसरी शादी थी नहीं, जला डालो। ठीक, वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर। इस समय महिला को क्या एक पुत्र का निर्माण करने वाली मशीन ही समझा जा रहा है कि पति मर गया है तब भी पुनर्विवाह कर दिया जाता था। भाई महिला है तो उसका उपयोग होना चाहिए ना, ये मशीन ऐसे खाली कैसे रह जाएगी? पुत्र चाहिए, मतलब किसी कीमत पे पुत्र चाहिए, ताकि उसी समय काल से लेकर के अब तक पुत्र की जो महत्व बढ़ी हुई है ना, हर किसी को पुत्र चाहिए, ये इसी समय से चली आई है अभी तक। ठीक, तो विधवा का पुनर्विवाह होता था और विधवा का पुनर्विवाह होता था। अंतरजातीय विवाह भी होता था, अंतरवर्णी यानी कि अलग अलग जात, अलग अलग वर्ण के लड़के और लड़कियों का ब्याह हो जाता था, शादी ब्याह हो जाता था। ठीक,
और उस समय काल में पत्नी एवं बहुपत्नी एवं बहुपति का साक्ष्य भी पाया गया है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख है कि उस ऋग्वैदिक समाज में बहुपत्नी एवं बहुपति का भी साक्ष्य पाया गया है। इस प्रथा को क्या कहते हैं? आदिम प्रथा कहते हैं। जिस महिला को कई पति हैं और जिस पति को कई सारी पत्नियां हैं, ये भी साक्ष्य पाए गए हैं उस समय काल में, और ऐसे लोगों को एक प्रकार से ये आदिम प्रथा कहा गया है। ठीक, अब यहाँ पर जब युद्ध में संघर्ष करते हुए पति मर जाता था ना, तो जो विधवा होती थी भाई, या तो पुनर्विवाह हो जाता था, ठीक, या विवाह नहीं होता था, तो उस विधवा से पुत्र प्राप्त करने के लिए नियोग प्रथा का चलन था। उस समय नियोग प्रथा का चलन था। नियोग प्रथा का मतलब कि जिस महिला का पति मर जाए तो पुत्र प्राप्ति के लिए उसके देवर से उस विधवा महिला का नियोग प्रथा के लिए, नियोग प्रथा का जो प्रचलन था, पुत्र प्राप्ति के लिए उसके देवर से संबंध स्थापित कराया जाता था, पुत्र होता था। अगर देवर नहीं हो तो अन्य पुरुष से भी यह होता था, और यह कोई गलत तरीका नहीं था। उस समय काल में यह एक सम्मानित कार्य था। ठीक, आज अगर देखा जाए तो उस समय तो नियोग था भाई, क्या आज नहीं है? आज जो है सैरोगेटी मदर होती है ना, बस फर्क इतना है कि वो डायरेक्ट लैब वाली बात थी और यहाँ परख नली वाली बात है, सैरोगेटी मदर। ठीक, जो आजीवन अविवाहित अविवाहित महिला कन्या रहती थी, उसके लिए एक शब्द आया है ऋग्वेद में। जो विवाह ही नहीं करती थी, पूरे जीवन विवाह नहीं करती थी जो कन्या, उसके लिए आमुजा शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। ठीक, शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। भाई शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। भाई अर्धांगिनी तो सामाजिक रूप से है, लेकिन देखा जाए तो अगर पत्नी को कहीं चोट वोट लगा हो, दर्द हो, तो क्या पति देवता को दर्द होता है क्या? अर्धांगिनी का मतलब तो आधा अंग होता है ना। हंस रहे हैं, चलिए अच्छा, ऐसा नहीं होता। फिर सामाजिक चीज़ें हैं तो है ही, ठीक है ना। और ऋग्वेद में पत्नी को जायदस्तम भी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, और ऋग्वेद में एक जगह है पत्नी को जायदस्तम कहा गया है। जायदस्तम का मतलब होता पत्नी ही घर है। ये सत्य बात है। 100 में से कोई एक ही पुरुष कंवारा रह के वो अच्छा जीवन जी सकता है, या तो वो सन्यासी बन जाए, भाई अपना घर वो अच्छे से सजा हो जाके सब कर सकता है। लेकिन सत्य है कि घर तभी बनता है जब पत्नी होती है। ठीक, उस समय पुत्रियों का भी उपनयन संस्कार होता था। ठीक, उस समय ऋग्वैदिक समाज में पुत्रियों का उपनयन संस्कार, उपनयन यानी कि जनेऊ जो कान पे भाई जो लगा के रहते हैं, एक सूत की तरह होता है, ठीक है ना। उपनयन संस्कार उस समय काल में लड़कियों का भी होता था। यज्ञ करने का अधिकार भी था इनके पास। लड़कियों को इस ऋग्वैदिक समाज में यज्ञ करने का अधिकार भी था। इनको क्या अधिकार नहीं था? देखिए, ये इस समय काल की जो महिलाएं थी, सभा समिति में भाग तो ले सकती थी। इनको सभा समिति में भाग लेने का आज्ञा तो थी, लेकिन उस सभा में
यह कोई राजनीतिक निर्णय नहीं दे सकती थी और ना ही इनको संपत्ति में कोई अधिकार था उस समय भी। ठीक, उस समय काल में ये इतनी अच्छी व्यवस्था है महिलाओं के लिए, तब भी संपत्ति में अधिकार नहीं। राजनीतिक कोई निर्णय नहीं, भाई सभा में कोई चल रहा तो कोई समस्या हो तो अपना वो मत नहीं दे सकती थी। भाग सुनो श्रोतागण बन के, कहीं आज नहीं है, आज भी महिलाओं को लोग देवी समझ को सोचते घर में सब काम वाम करे और रहे, पर आधुनिक जो सरकार है आजकल की, उन्होंने महिलाओं के लिए खूब आरक्षण दिए हैं और महिला सीट बनाए हैं। इस आरक्षण के बदौलत महिलाएं भी खूब नेता बन गई हैं ना, है ना समाज में, क्यों जानते होंगे आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के लिए द्वार खुले थे, यह बात हम पहले बताएं। देखिए, इनको संपत्ति में कोई अधिकार तो नहीं था, लेकिन जब इनका विवाह होता था लड़कियों का, तो इनको उपहार के रूप में पिता द्वारा कुछ सामग्री दे जाते थे, धन उन जो भी कुछ दे सकते थे, जो उनको दिया जाता था उपहार विवाह में विदाई के समय लड़कियों को। उसके लिए ऋग्वेद में एक शब्द आया है। क्या शब्द आया है? बहतु शब्द आया है, बहतु। ठीक, विदाई के समय लड़कियों को जो उपहार दिया जाता है, अर्थात आज का दहेज, दहेज ही मान लीजिए, ठीक, वही उनकी संपत्ति के रूप में थी भाई। दहेज, वो तो दहेज, लेकिन उनको पिता के कोई सी भी संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था। उस जो उपहार थी, एक शब्द आया उसे बहतु। अब उसी बहतु से कहीं बहाना शब्द आया है, ऐसा मैंने बहुत जगह सुना भी है गांव में, कि फला व्यक्ति ने अपनी लड़की के शादी में खूब पैसे बहाए, पानी जैसे बहाए। कहीं न कहीं उस बहतु यानी वो जो उपहार है, उस बहतु से ही बहाना शब्द आया होगा भाई लड़की के लिए। ठीक, लड़की के में जो दहेज वगैरह दिए जा रहे हैं उसके लिए। आजकल तो खूब दहेज की विभीषिका है। दहेज देने वाला तो बोलता भी है कि हम दहेज लिए, लेकिन लेने वाला बोलता नहीं हमने लिया, बोलता हमें तो मिला है। क्या हुआ, हंस दिए आप लोग। ठीक, और उस समय जो महिलाएं थी जो कुछ काम करती थी, उनके लिए ऋग्वेद में कुछ अलग अलग शब्द आए हैं। खैर वो आपसे नहीं पूछेगा, फिर भी मैं बता दे रही हूँ, है ना। तो देखिए, जो कपड़े सिलाई बुनाई करती थी, जो महिलाएं कपड़ों की सिलाई बुनाई करती थी, उनके लिए ऋग्वेद में एक शब्द है, उसका नाम है सिरी। कपड़े की जो सिलाई बुनाई महिलाएं करती थी उसको सिरी कहा जाता था। और जो कपड़े पर कढ़ाई करती थी उसे क्या कहा जाता था? पेशकारी कहा जाता था। ठीक, और जो कपड़ों की रंगाई करती थी उसे कहा जाता था रजयित्री। कवित्री नहीं, रजयित्री। जो कपड़े की रंगाई करती थी, भाई बाद में कपड़े की रंगाई करने वाले को रंगरेज कहते थे, लेकिन इस ऋग्वैदिक काल में कपड़े रंगने वाली जो महिला होती थी उसे रजयित्री कहते थे, रजयित्री कहते थे। ठीक, और उस समय काल में जो भी विद्वान महिलाएं थीं, विद्वान महिलाएं समझाने के लिए, लेकिन विद्वान महिलाएं नहीं, उन्हें विदुषी कहा जाता है। ठीक, मैंने भी बोला तो गलत बोला। उस समय काल में विदुषी थी। अब विदुषियों को हम जरा देखते हैं। एक नाम है सची, पौलमी, कच्छावृत्ति, विश्ववरा, घोषा, लोपामुद्रा, विश्वपाल। आप लोग यही नाम जानते होंगे, सची, पौलमी, कच्छावृत्ति, विश्ववरा, घोषा, लोपामुद्रा। लेकिन एक नाम और है, विश्वपला, मुदगलानी आदि नाम है। ये जो लोपामुद्रा है, विदर्भ राज कुल की कन्या थी। विदर्भ राजकुल में उत्पन्न हुई थी भाई, वही इनका जन्मस्थल विदर्भ राजकुल। और एक महिला, और उस समय काल में योद्धाएं भी, युद्ध का भी काम महिलाओं ने किया है। ठीक, वो महिलाएं कौन सी है? जो योद्धा जो महिला थी जो युद्ध का कार्य किया है, उनका नाम है शशियसी। शशियसी एक महिला है, शशियसी। दूसरा नाम है विश्वपला, दूसरा नाम है पहला नाम शशियसी,
दूसरा नाम है विस्पला और तीसरा नाम है मुदगलिनी। ये एक और नाम है ब्रधिमसी। ठीक, ये 4 महिलाएं जो हैं शशियसी, विस्पला, मुदगलिनी, ब्रजिमसी या ब्रजियसी, ये 4 महिलाओं का नाम ऋग्वेद में योद्धा के रूप में है। और ये ब्रजमसी जो योद्धा महिला है, इसने तो युद्ध में अपना पैर भी खो दिया था। यानी कि ये इतनी युद्धप्रिय महिला थी कि युद्ध में इनके पैर भी चले गए थे। ठीक, तो आगे चलते। और उस समय जो महिलाओं का जो भाई स्वतंत्रता तो थी, देखिए। ठीक, तो उस समय जो महिलाओं को अपना वर चुनने का भी अधिकार था। ऐसे नहीं कि किसी से भी शादी कर दो। उस समय महिलाएं, लड़कियां, कन्याएं अपने वर का चुनाव करती थी। और जो वर का जो चुनाव करती थी उसको भाई क्या कहते हैं? स्वयंवर कहते हैं। स्वयंवर शब्द आप लोग जानते होंगे। ठीक, जो स्वयंवर होता था वह समन नामक मेला रूप अनुष्ठान में संपन्न होता था। एक समन नामक मेला की तरह एक समन नामक अनुष्ठान होता था। कैसा? मेला की तरह। ठीक, एक मेला रूप में समन नामक अनुष्ठान होता था। उसी में अविवाहित लड़कियों की यानी महिलाओं की स्वयंवर होता था। वो अपने वर को चुन सकती थी लड़कियां। ठीक, अब आगे। और जो अविवाहित, देखिए, आजीवन जो अविवाहित महिला होती है उसको एक शब्द क्या है ऋग्वेद में? आमुझा। आमुझा। ठीक, आमुझा। लेकिन अविवाहित महिला यानी कि उसकी विवाह तो होनी है, तो उसको क्या नाम दिया? जत्स कुमारी। जो लड़की अविवाहित है उसे जत्स कुमारी भी एक ऋग्वेद में शब्द है। ठीक, अब हम आगे आते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा समाज की बात कर लेते हैं। ठीक है ना? अब ये सब तो देखिए हमने थोड़ा कुटुंब की बात की, परिवार की बात थी, कैसा था, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, ये सब बातें बताई। अब हम समाज क्या जाति प्रधान था? उस समय का जो समाज था वह जाति प्रधान नहीं था। समाज जाति प्रधान नहीं था। जो समाज था ऋग्वैदिक काल का वह समाज जाति प्रधान नहीं था, बल्कि कर्म प्रधान था। ठीक, ऋग्वैदिक काल का समाज कर्म प्रधान था, जाति प्रधान नहीं था। और एक शब्द का ऋग्वेद में एक शब्द का प्रयोग हुआ है। क्या? एक शब्द है वर्ण। जो वर्ण शब्द का अर्थ है वह जाति के रूप में नहीं, वह रंग के रूप में। यहाँ देखिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है वर्ण। ठीक, वर्ण। वर्ण का अर्थ क्या है? रंग। वर्ण का अर्थ है रंग। ऋग्वेद के अंत होते होते ऋग्वैदिक काल का अंत होते होते यह वर्ण शब्द रंग के अर्थ में नहीं बल्कि जाति के रूप में होने लगा था। ठीक, ऋग्वैदिक समाज में जो वर्ण शब्द है वह जाति के लिए नहीं था, सिर्फ रंग के लिए था। ठीक, लेकिन वहीं ऋग्वैदिक के बाद धीरे धीरे यह वर्ण जाति के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के, एक मिनट,
ऋग्वेद के 10वें मंडल के सूक्त में ये जो वर्ण व्यवस्था की प्राचीनतम जानकारी, और यह वर्ण व्यवस्था की प्राचीनतम जानकारी कहाँ मिलती भाई? ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही, पुरुष सूक्त में ही मिलती है, ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल जब आता है ना, तो यह वर्ण व्यवस्था अपने मूल रूप में आ जाता है, यानी जाति प्रधान हो जाता है, ठीक। अर्थात ऋग्वैदिक काल में वर्ण रंग के लिए प्रयोग होता था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण रंग के लिए प्रयोग होता था, ठीक। समाज कर्म प्रधान था। धीरे धीरे यह जाति मूलक जन्म आधारित हो गया, ठीक। और ये कब हुआ भाई? पूर्ण रूप से उत्तर वैदिक काल में यह पूर्ण रूप से जन्म मूलक हो गया, यानी जन्म पर आधारित हो गया, ठीक। उस समय काल के कुछ जो सामाजिक ठेकेदार थे, अपने आप को समाज के ठेकेदार बनते थे, उन्होंने कुछ नियम कानून बना दिए। अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग नियम कानून बना दिए, उनके लिए जिम्मेदारी डाल दिया कि इस वर्ण का व्यक्ति यह कार्य करेगा, इस वर्ण का व्यक्ति ये कार्य करेगा, ठीक। अब वो जो सामाजिक ठेकेदार कैसे रहेंगे? बाबा जी टाइप के लोग रहे होंगे, ठीक। और अलग अलग वर्ण के लिए अलग अलग नियम कानून बना दिए, अलग अलग कार्यों की जिम्मेदारी की रूपरेखा प्रस्तुत कर दी। कौन? वो समाज के जो ठेकेदार थे, जिनकी थोड़ी मानसिकता गड़बड़ थी, ठीक। ऋग्वैदिक काल के अंत तक शूद्र का चर्चा मिलता है भाई। ऋग्वैदिक काल के अंत तक ही 10वें मंडल में ही हुआ है, शूद्र की जानकारी मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलती है, ठीक। कहने का मतलब ये है कि ये उत्तर वैदिक काल में तो पूर्ण रूप से प्रधानता हो गई थी जाति मूलक और जन्म मूलक की बात, ठीक। तो लेकिन ऋग्वैदिक काल में ऐसी बात नहीं थी। ऋग्वैदिक काल का जो समाज था अच्छा था। अब कैसा था, अब थोड़ा हम यहाँ पर बताते हैं। ऋग्वैदिक समाज जो था, पुरुष महिला में भेद नहीं थी, ठीक। पुरुष महिला में कोई भेद नहीं था, कोई पुरुष महिला का ऊंच नीच वाली बात नहीं थी, वर्ण जाति के आधार पर कोई बंटवारा नहीं था। ऋग्वैदिक समाज में कोई महिला पुरुष का भेद नहीं था, वर्ण जाति का बंटवारा भी नहीं था। अर्थात किसी भी प्रकार का वर्ण का संघर्ष देखने को नहीं मिलता। सब लोग मिलजुल करके रहते थे, भाई भाई की तरह, ठीक। पुरुष महिला में ऊंच नीच का भी भेदभाव नहीं था। पूरा समाज एक व्यवस्थित इकाई के तौर पर अच्छे उद्देश्यों के लिए कार्य करता था। ऋग्वैदिक काल का जो समाज था एक व्यवस्थित इकाई के तौर पे अच्छे उद्देश्य से अपना कार्य करता था, सब कुछ अच्छा चलता था। एक आदर्श समाज का, एक जो है आदर्श समाज का प्रतिनिधित्व करती है उस समय ऋग्वैदिक समाज, ठीक। और इसीलिए आपको मैं बता रही हूँ कि जब हम आधुनिक काल पढ़ेंगे तो उस समय कई सारे समाज सुधारक को भी पढ़ेंगे। उसी में एक नाम आता है दयानंद सरस्वती का, ठीक। एक नाम आता है दयानंद सरस्वती। इस दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। क्यों कहा था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर चलो? किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने। अब ये कब कहा था? आधुनिक काल में, संभवतः 19वीं 20वीं सदी की बात है, ठीक भाई। उस समय आपको पता है कि अंग्रेजी शासन थी, उसके पहले मुसलमानी शासन थी। अब उस समय के लोग जो है बड़े चिंतित रहते थे कि जिसे देखो वह चला आता है हमारे देश में। भाई उस समय तक ये आर्य भी यहाँ के मूल निवासी हो चुके थे। हालांकि
बहुत सारे लोग इस देश में आए और यहीं के संस्कृतियों को फलीभूत किए, कुछ अपना भी बढ़ाए, लेकिन यहीं का होके रह गए। ठीक, मुस्लिम भी, इस्लाम धर्म वाले बहुत सारे शुरुआती दौर में आए तो लूटने के उद्देश्य से आए और चले गए, बाद में वो लोग भी यहीं पर टिकी गए। ठीक, आपको मध्यकाल में उन सब बातों को बताऊंगी। और अंग्रेज ही आए जो यहाँ पर उनके टिकने उकने का कोई मन नहीं था, यहाँ से सारा चीज़ लेकर के चले जाते थे अपने देश। वो बड़े स्वामी भक्त थे भाई। ठीक, तो यहाँ के जो सामाजिक सुधारक थे, जो चिंतक थे, वो चिंतन करते थे कि आखिर ऐसा क्या बात है कि आते हैं लोग, हम लोगों पे शासन करते हैं। तो उस समय चिंतन मनन के दौरान इस दयानंद सरस्वती को यह बात समझ में आई, और लोगों को भी समझ में आई कि असली कमी कहाँ है, हमारे घर में है। हम लोग अनेकों जात और धर्म में बटे हैं। हमारे देश में कई सारे धर्म हैं, कई सारे जातियाँ हैं, और ये जो वर्ण व्यवस्था है इसको लेकर के हम लोग कितने अलग अलग भागों में बट गए हैं। एकता नहीं है। एकता ना होने के कारण कोई भी बाहर से विदेशी आक्रांता आता है, जो आक्रांता आता है यहाँ पर जो है नुकसान करता है, अपना अधिकार जमा लेता है, यही रह जाता है, कुछ लूट के भी ले जाता है। तो उन लोगों ने चिंतन किया कि हमें अपने घर में सुधार करना चाहिए। उसी संदर्भ में दयानंद सरस्वती ने कहा कि हमें मतलब भैया हम लोगों के समाज को वेदों की ओर लौटना चाहिए, वेदों की ओर चलो। कौन से वेदों की ओर की बात कर रहे हैं? वो ऋग्वैदिक समाज की बात कर रहे हैं, जहाँ पे ऊंच नीच नहीं था, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। हाँ, अंत तक तो कुछ न कुछ आ गए थे ना, जहाँ पर ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था, महिला पुरुष में कोई भेद नहीं था। ठीक, ये तमाम बातें जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पर थी ऋग्वैदिक समाज में, इसीलिए दयानंद सरस्वती ने कहा था। ठीक, और जो ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा भी दिखाई देता है भाई। ऋग्वैदिक काल में, अब ये हो गया। ठीक, अब हम आगे की बात करें। ऋग्वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक समाज था वहाँ पर दास प्रथा भी दिखाई पड़ता है। ठीक, दास प्रथा भी दिखाई पड़ता है। पुरुष की तुलना में महिला दासियाँ ज़्यादा होती थी। ठीक, पुरुष की तुलना में महिला दासियाँ ज़्यादा थीं। दास को, जो दास लोग थे, उन्हें घरेलू कार्यों में लगाया जाता था। ठीक, और उन्हें किसी औद्योगिक कार्य में नहीं लगाया जाता था, सिर्फ घरेलू। भाई औद्योगिक कार्य तो रहे नहीं, चरवाहा वगैरह तो बातें थी, उस समय समाज बन रहा था। ठीक, जो फिर से सुनिए कि ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा दिखाई देता है। दास प्रथा कौन? जब ये आगे बढ़ते रहे आर्य लोग तो जीतते थे, जो यहाँ के स्थानीय लोग थे उन्हें ही दास बना लिए गए। ठीक, और कुछ ऐसे लोग थे जो आर्यों के ही शाखा के, भाई जो कुछ नहीं कर सकते, ना युद्ध कर सकते, उनके अंदर कायरता थी, तो उनको भी उसी दास के श्रेणी में रख दिया गया था। ठीक, तो पुरुष की तुलना में महिलाएं दासियां ज़्यादा थीं। ठीक, और उस समय जो समाज था, 3 प्रकार की समाज थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का ही उल्लेख मिलता है। वो चौथा शूद्र की जो बात है सबसे आखिरी में आता है ऋग्वैदिक काल के अंत तक और उत्तर वैदिक काल के शुरुआती दौर में, ताकि आपको पता है कि शूद्र वर्ण व्यवस्था का ये सब बातें ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में है। ऋग्वेद का 10वां मंडल, ऋग्वेद का पहला मंडल, वह आखिरी में जोड़ा गया। ठीक, सबसे आखिरी में जोड़ा गया, वो नवीनतम मंडल है। अरे सॉरी, आखिरी में यानी बाद में जोड़ा गया है। सिर्फ 2 से 7 तक का प्राचीन मंडल है। ठीक, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का ही 3 शूद्र नहीं थे, शूद्र बाद में हुए। और एक परंपरा भी है कि एक विराट पुरुष वाली बात है कि एक विराट पुरुष हैं, अग्नि से उत्पन्न हुए और उनके मुख से ब्राह्मण निकलता है, बाजुओं से क्षत्रिय,
उदर से, उनके पेट से वैसे निकलता है, उनके पैरों से शूद्र निकलता है। अब ये सब देखिए बहुत सी काल्पनिक बातें हैं। अब ये सब धार्मिक रूप से देखा जाए तो अलग है, लेकिन अब वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो ये बकवास है। ठीक। अब समाज के लोग उस समय, ऋग्वैदिक काल के जो समाज के लोग थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। ठीक। ऋग्वैदिक समाज के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग थे। और जब इनके यहाँ मेहमान आता था, जैसे दामाद जी ही आ गए, तो जो एक खास कोई मेहमान आता था ना, तो इस समय काल में एक मूल्यवान वस्तु के रूप में इनके पास गाय ही थी। गाय बहुत मूल्यवान थी। गाय को जो है अघन्यास कहा। गाय के लिए जब इनके साथ मेहमान, जब इनके घर में मेहमान आता था, कोई खास मेहमान, तो गाय का मांस परोसा जाता था। खास मेहमान को, जैसे दामाद जी हो या कोई भी आ जाए, तो उसको खास मेहमान को गाय का मांस परोसा जाता था। और गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ है। गाय के लिए ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ है। और अघन्या का मतलब क्या होता है? जिसकी हत्या ना हो, जिसकी वध ना किया हो, वह अघन्या है। फिर भी उस खास व्यक्ति के लिए गाय का वध करके उसका मांस खिलाते थे। तो उसीलिए मेहमानों के लिए भी, भाई जिन मेहमानों को मांस खिलाया जा रहा है आदर स्वरूप, वो प्रिय जो वस्तु थी उस समय काल की, जो उनका पशु था गाय, अब उसको मार के खिला रहे हैं। तो ऐसे मेहमानों के लिए भी एक शब्द आया है, गोघन। गोखन शब्द का प्रयोग है। गोघन, 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 भाई गो आधा घ न, गोघन शब्द का प्रयोग हुआ है वैसे मेहमानों के लिए। ठीक। तो अब हम इसको लिखवा दे रहे हैं। आप लोग, मैं बोल रही हूँ, लिखिए। ठीक है ना? लिख लेंगे? चलिए, आशा करती हूँ कि आप लोगों को जो भी हमने समझाया समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप लोग रिपीट कर लीजिएगा, बातें समझ में आएंगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर समझाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अपनी आपको समझाने के लिए ये सब बातें लिखी हूँ। हट जाऊँगी तो इससे खींच समझ सकते हैं, लेकिन ये सारी बातें मैं लिखवा रही हूँ। ठीक। तो लिखिए। अब मैं इस ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति को बोल रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है ना? लिख लेंगे ना? मैं आराम से बोल रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो एक बार दोहरा लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा। ठीक। तो लिखिए। कबीलाई प्रकार के संस्कृति वाले ऋग्वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था का आधार, फिर से सुनिए, कबीलाई प्रकार के संस्कृति वाले ऋग्वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था का आधार कौटुंबिकता, रक्त संबंध, रिश्तेदारी, जन्म मूलक, गोत्र मूलक था। ठीक। अब आगे लिखिए। ऋग्वैदिक काल का समाज, ऋग्वैदिक काल के समाज का स्वरूप, ऋग्वैदिक काल के समाज का स्वरूप पितृसत्तात्मक / पुरुष प्रधान था। पितृसत्तात्मक / पुरुष प्रधान था। और समाज में पुत्र की प्राप्ति के लिए देवताओं से प्रार्थना की जाती थी।
जहाँ पुत्र लिखे वहाँ पर सुबीरा या तनय लिख लीजिएगा, ठीक, कहीं नीचे, ताकि देवताओं से प्रार्थना की जाती थी ताकि पुत्र कबीले के लिए युद्ध लड़ सके। भाई पुत्र रहेंगे, पुत्र तो भाई उनके जो शरीर मजबूत तो युद्ध लड़ सकते हैं, है ना, लड़कियां तो मजबूत नहीं होती थी। आगे लिखिए, ऋग्वैदिक काल में, ये महिलाओं की स्थिति पर बात है, ठीक, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी, बेहतर थी, और महिलाओं को पुरुषों के समान उनके लगभग सभी अधिकार उन्हें प्राप्त थे। जैसे महिलाओं के अधिकार में, जैसे इस काल में यानी ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा आदि का प्रचलन नहीं था, ठीक। जबकि विधवा, पुनर्विवाह, अंतरजातीय अंतरवर्णीय विवाह के श्रेणी के रूप में रखा गया है। अंतरजातीय विवाह, अंतरवर्णीय विवाह का प्रचलन था। उस श्रेणी की जो बात है ना, उस समय एक अगस्त ऋषि थे और एक थी, क्या नाम था भाई, लोपामुद्रा। अगस्त ऋषि, ये अंतरजातीय जो विवाह है, अंतरवर्णीय विवाह है, उस समय काल में अगस्त ऋषि और लोपामुद्रा का विवाह इसी तरीके से हुआ था, ठीक। आप लोग चाहते इसे लिख सकते हैं, अलग लाइन में लिख लीजिए, ठीक। आगे लिखिए अगली लाइन, ऋग्वैदिक काल में बहुपति तथा बहुपत्नी जैसी आदिम ऋग्वैदिक काल में बहुपति तथा बहुपत्नी जैसी आदिम प्रथाओं के भी साक्ष्य मिलते हैं। ये कहाँ? ऋग्वेद में। आगे लिखिए, ऋग्वैदिक काल में कन्या का भी उपनयन संस्कार होता था तथा यह अपने वर का चुनाव कन्या अपने वर का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र थी। आगे लिखिए अगली लाइन, ऋग्वैदिक काल में, इस ऋग्वैदिक काल में नियोग प्रथा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, पुत्र प्राप्ति के लिए, ठीक। नियोग प्रथा के लिए किसी महिला का देवर के साथ संबंध बनाना, ठीक। नियोग प्रथा का भी जानकारी मिलती है। इसे पुत्र प्राप्ति के लिए किसी महिला का देवर के साथ संबंध बनाना, यह आप ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक। ये समझने के लिए, नहीं तो आप लोग तो समझदार हैं, ठीक। फिर भी अगर ये नहीं लिखना है तो लिख लीजिए बस कि नियोग प्रथा
इस ऋग्वैदिक काल में नियोग प्रथा के भी जानकारी मिलती है। बस इतना भी लिख लीजिए, काम हो जाएगा। ठीक, आगे लाइन लिखिए। ऋग्वैदिक काल का समाज, ऋग्वैदिक काल का समाज वर्ग विभेद से रहित था, यानी वर्ग में विषमताएं नहीं थी, कोई जटिलताएं नहीं थी। ठीक, ऋग्वैदिक काल का समाज वर्ग विभेद से रहित था, कर्म प्रधान था, न कि जाति प्रधान। ठीक, जाति प्रधान। अगली लाइन लिखिए। ऋग्वैदिक काल में प्रयुक्त वर्ण शब्द का प्रयोग, ऋग्वैदिक काल में प्रयुक्त वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के अर्थ में किया गया है, न कि जाति के रूप में। फिर से सुन लीजिए। ऋग्वैदिक काल में प्रयुक्त वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के अर्थ में किया गया है, न कि जाति के रूप में। आगे की लाइन। इस ऋग्वैदिक काल का अंत होते होते, इस ऋग्वैदिक काल का अंत होते होते समाज में जटिलताएं आ गई, मतलब विषमताएं आ गई, बहुत ज़्यादा बुराइयां भी आई भाई। जटिलताएं आने शुरू हुई और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में, अगली लाइन लिखिए। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में शूद्र शब्द का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में शूद्र शब्द का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। सूक्त नहीं, पुरुष सूक्त है, पुरुष। ठीक, अगली लाइन लिखिए। वर्ण व्यवस्था का भी प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में मिलता है। ठीक, यह दोनों बातें। वर्ण व्यवस्था का भी प्राचीनतम साक्ष्य ऋग्वेद के 10वें मंडल पूर्व सूक्त में मिलता है, पाया जाता है, लिखा हुआ है। ठीक, जिसके अनुसार एक विराट पुरुष के 4 अलग अलग भागों से, एक अलग लिखे, जिसके अनुसार एक विराट पुरुष शरीर के 4 अलग अलग भागों से 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति हुई। देखिए, जो ऋग्वैदिक समाज था, ऋग्वेद में एक ऋषि ने अपने लिए कहा है कि मैं कवि हूँ। मतलब ये बात है कि उस समय कोई जाति वाली बात नहीं थी। ऋग्वेद में एक स्थान पर एक ऋषि हैं, वो अपने को बताते हैं कि मैं कवि हूँ, मेरे पिताजी वैद्य हैं, मेरी माता अन्न पीसने वाली हैं। ठीक, अन्न पीसने का काम करते हैं, अर्थात कि उस समय एक ही परिवार में अलग अलग कार्य करते थे। ठीक, कोई जात वाली बात नहीं थी। ठीक, आगे लिखिए अगली लाइन। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का साक्ष्य मिलता है। पुरुषों की तुलना में ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का साक्ष्य मिलता है। पुरुषों की तुलना में महिला दासियों का उल्लेख ज़्यादा मिलता है कि पुरुष दास कम थे, भाई घरेलू कामों के लिए लेते थे, लेकिन जो महिला दासियाँ थी
वो ज़्यादा ही संख्या में थी। ये दास घरेलू होते थे, घरेलू कार्यों के लिए होते थे। अगली लाइन लिखिए, ये दास घरेलू होते थे, इन्हें किसी उत्पादन कार्य में नहीं लगाया जाता था। ये जो दास थे ना, सिर्फ घरेलू कार्यों में, कोई उत्पादन कार्य नहीं करते थे। आगे की लाइन लिखिए, इस काल में, इस ऋग्वैदिक काल में मेहमान के लिए गोघन शब्द, गोघन, घ आधा घ है, गोघन शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वैदिक काल में मेहमान अतिथि के लिए गोघन शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इन्हें गाय का मांस खिलाया जाता था। गाय अघन्या थी ना, ठीक। तो ये आपका सामाजिक से जो भी बातें थी वो हमने लिखवा दिया। जिसे नहीं समझ में आए वह दोबारा एक बार देख लेगा, वो समझ जाएगा, लिख लेगा, ठीक। तो कुछ बातें यहाँ पर जो मैं अलग से मैंने बता तो दिया था, लेकिन आपको इसमें नहीं लिखवाया। आप चाहे तो फिर से लिख सकते हैं, ठीक है ना, कहीं लिख लीजिएगा। ये हमने नहीं, आपके पूछेगा तो नहीं, पर फिर भी समझाते समय में बताया था ये महिलाओं वाले में बात कि कपड़े सिलाई बुनाई जो करती थी महिलाएं, उनको सीरी कहा जाता था। सीरी छोटा सा है, ठीक, सीरी कहा जाता था। कढ़ाई करने वाली महिलाओं को पेशकारी कहा जाता था। रंगाई करने वाली महिलाओं को रज इत्री कहा जाता था, रज इत्री कहा जाता था। अनाज पीसने वाली महिलाओं को उपल प्रक्षिणी कहा जाता था। अनाज पीसने वाली महिला जो थी उसे उपल प्रक्षिणी कहा जाता था। बांस का काम जो करती थी, जो बांस का काम करती थी, उन्हें कंठ की कारी कहा जाता था। जो बांस का काम महिलाएं करती थी ना, उसे कंठ की कारी कहा जाता था। और जो वेद की जो टोकरियों बनाने का काम करती थी वो महिलाएं, उनको क्या कहा जाता था? विदलकारी। जो टोकरी बनाती थी उन्हें विदलकारी कहा जाता था, ठीक। ये अलग से तथ्य है, फिर से सुन लीजिए। कपड़े सिलाई बुनाई जो करने वाली महिलाओं को सीरी कहा जाता था। कढ़ाई करने वाली महिलाओं को पेशकारी कहा जाता था। रंगाई, कपड़े को जो रंगाई करती थी उन्हें रजयित्री कहा जाता था। अनाज पीसने वाली जो महिला थी उसे उपल प्रक्षिणी कहा जाता था। बांस का काम करने वाली कंठ की कारी कहा जाता था। बेत की टोकरी बनाने वाली महिला को बिदलकारी कहा जाता था। ये सब एक अलग तथ्य है, वैसे पूछेगा नहीं, पर फिर भी एक उस समय जब हम महिलाओं की बात बता रहे थे वो यहाँ लिख दिया था, लेकिन यहाँ बोलते समय हमने नहीं लिखा था, तो आप लोग कहीं लिख लीजिएगा या छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक। ये पूछेगा नहीं वैसे, ठीक है ना। तो चलिए अब यहीं तक। अब कल जो हमारी चर्चा होगी, देखिए एक पर चर्चा हो सकती है या दो पर। कल हम समाज तो हो गया, हम सोच रहे हैं कि धर्म की चर्चा कर देते हैं और राजनीति पर चर्चा करेंगे, ठीक। क्योंकि अभी 3 पार्ट और रह गए हैं ऋग्वैदिक काल से। ऋग्वैदिक काल का धर्म रह गया, ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति, ऋग्वैदिक काल का आर्थिक स्थिति, यह 3 चीज़ हैं। तो 3 क्लास इस पूर्व वैदिक काल की होंगी, उसके बाद आगे जो भी क्लासें बनेंगी उत्तर वैदिक काल की होंगी, ठीक। तो चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए। और आप लोग को अच्छा लगता है तो यह वीडियो आप लोग शेयर भी किया करिए, ताकि मेरे पढ़ाने का कुछ उद्देश्य भी सार्थक हो। भाई मैं ये निःशुल्क पढ़ा रही हूँ, तो बहुत सारे बच्चे होंगे आपके आसपास जिनको आप जानते होंगे जो फीस नहीं दे पाते, तो उनके तक यह वीडियो पहुँच जाए तो अच्छी बात है। आप ऐसे किसी को ना भेजिए, लेकिन आप लोग जिन भी ग्रुपों में जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक हो, तो उनमें आप लोग डाल सकते हैं, ठीक। बस यही जरिया है और कोई नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है, इसीलिए कह रही हूँ। अन्यथा नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मेरा काम है, मैं पढ़ाऊँगी। हाँ ये है कि कुछ
समस्याएं आ जाती हैं तो क्लास नहीं जा पाता है। कभी मैं इसे नहीं क्लास बना पाती हूँ, अपनी वीडियो नहीं बना पाती हूँ, और कभी वीडियो बन गई तो श्रीमान जो अपलोड करते हैं ना वही गायब हो जाते हैं। भाई वो भी लड़के हैं बिल्कुल अभी 17-18 साल के हैं, तो उनको घूमने का बड़ा शौक़ है, तो यहाँ वहाँ वो निकल लेते हैं। अब मैं परेशान होती हूँ कि आओ बेटा ज़रा डाल दो, तो इसी तरीके से रह जाता। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए।